हमारी पार्टी इस देश के लोगों के लिए है। हमारा मानना है कि गरीबों का विकास ही इस राष्ट्र का विकास है। केवल गरीबी हटाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर गरीब को प्रगति करने का अवसर मिले। देश को आजाद हुए 66 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश से गरीबी नहीं मिटी है, जो कि बड़े ही दुख की बात है। आज भी हमारे देश के अधिकतर लोग गरीबी में जी रहे हैं। हमारी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि गरीबों के भले के लिए सोचती है और उनके विकास के लिए काम करती है। हमने आज तक उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, हमने हमेशा उनका साथ दिया है। हम जानते हैं कि गरीबी क्या है और गरीबी किसी भी इंसान को कितना कमजोर और मजबूर बना देती है। बच्चों, इस दिवाली वेकेशन में आपको एक प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट का टाइटल है इंडिया माई कंट्री। आप इसमें से किसी भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। A. The cultural diversity of India. B. Parliament of India. C. The system of governance in India. और D. The pro-poor schemes of India. और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने प्रोजेक्ट को पिक्चर्स से सपोर्ट करें। आप पिक्चर्स इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। बच्चों, खाने से पहले और खाने के बाद क्या करना चाहिए हमें? हाथ धोना चाहिए। वेरी गुड। और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि हमारे हाथ के कीटाणु हमारे पेट में ना जाए। गुड। और हमें हर रोज नहाना चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना? हाँ। तो बच्चों, कल फिर हम यहीं मिलेंगे 4 बजे। आप लोग सब आओगे ना? हाँ। हम जी भर के खेलेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है? चलो जाओ, भागो। और इसके पहले के फोटो में जो दोनों थे वो? ये मोहन है और ये कजरी है। ये दोनों कहते हैं कि इन बच्चों के माँ बाप हैं। आई डोंट थिंक सो। ये लोग भी इसी रैकेट का हिस्सा होंगे। आई थिंक हमें इन बच्चों को अपनी क्लासेस में बुलाना चाहिए और फिर पता करना होगा कि ये लोग कहाँ के और यहाँ कैसे पहुंचे। रवि, क्या तुम्हें लगता है कि मोहन और कजरी को बच्चों को हमारी क्लास में भेजने के लिए हम राजी कर सकते हैं? पता नहीं, शायद कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है। हम लोग पुलिस को डायरेक्टली इन्वॉल्व करके पूछताछ क्यों नहीं कर लेते? ऐसे नहीं होता रवि। इन बच्चों को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इसलिए इन लोगों के डर के मारे वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि हमें इन बच्चों से फ्रेंडशिप करनी होगी, इनका विश्वास जीतना होगा। नमिता, तुम कोशिश करो, यू हैव द एक्सपीरियंस, फिर देखते हैं। एक मंदिर के बाहर वाली सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों पर एक एनजीओ की नजर पड़ती है, जिसका मकसद है बेगिंग माफिया की गिरफ्त से ऐसे बच्चों को बचाना, साथ ही उन बच्चों को भी बचाना जो बाल मजदूरी के लिए मजबूर किए जाते हैं। ये बच्चे थे कौन और क्या थी इनकी कहानी? ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, और वो मोहन और कजरी। रवि, तुम यहीं रुको, हम चलकर बात करते हैं। ठीक है, चलो काजी। ये बच्चे आपके हैं? हाँ, क्यों? वो भीख मांग रहे हैं। इतनी गरीबी है मैडम, क्या करें? आप लोग कोई काम नहीं करते? आपको क्या चाहिए? आपके बच्चे हैं तो भीख क्यों मांग रहे हैं? हम लोग बहुत गरीब है मैडम, भीख नहीं मांगेंगे तो पेट कैसे भरेंगे? अभी आपके बच्चे कितने छोटे हैं और आप लोग। आप कौन है मैडम? हाँ। और आप चाहती क्या है? देखिए, हम लोग एक एनजीओ के लिए काम करते हैं। देखिए मैडम जी, वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे पास उनका जन्म पत्र भी है। आप
चाहते क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पास ही के पार्क में हम एक स्कूल चलाते हैं ऐसे बच्चों के लिए, जहां हम बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि अगर आपके बच्चों को, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा, अगर ये बच्चे भी आ सके तो। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते मैडम, लेकिन हम लोगों को तो इनका पेट भी भरना पड़ता है। ये भीख नहीं मांगेंगे तो फिर खाएंगे क्या? ज़्यादा नहीं, बस दिन में 1 घंटे के लिए भेज दीजिएगा अपने बच्चों को, वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैडम जी, हमें एनजीओ के झंझट में नहीं पड़ना है। इसमें झंझट की कोई बात नहीं है। बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और वापस लौट जाएंगे। हो सकता है इनमें से कोई बड़ा आदमी बन जाए। ठीक है, हम सोच के बताते हैं। आप लोग सोच लीजिए, हम लोग कल फिर से आएंगे। इन लोगों के पास कोई काम वाम नहीं है क्या? झिक करने आ जाते हैं बेकार की। इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा मोहन। सो गए सब? हाँ, चल तू भी खाना खा ले। यदि वो 2 एनजीओ वाली 3 दिन से हमारे पीछे पड़ी है, क्या करें? एक काम करते हैं, कल से बच्चों को किसी दूसरी जगह पर भेज देते हैं। अबे पागल हो गया क्या तू? उस मंदिर वाली जगह के लिए भाड़ा दिया हमने पूरे 1 साल के लिए, ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं दीदी, उन बच्चों को कहीं और भेज देते हैं और उनकी जगह पे दूसरे बच्चों को मंदिर भेज देते हैं। अरे लेकिन वो एनजीओ वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे दीदी? ठीक है, एक काम कर, बच्चों को स्कूल लेके जाओ, लेकिन शाम को सिर्फ 1 घंटे के लिए, और ध्यान रखना कि वो एनजीओ वाले उनको क्या सिखा रहे। ये थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और देखो, तुम दोनों नजर रखना बच्चों पे, देखना कहीं वो अपना मुंह ना खोले वो एनजीओ वालों के सामने। हाँ ठीक है दीदी। कचरू, देख तो कौन है। हेलो जी, मैं निर्मला बोलू हूँ, चंदा की अम्मा। चंदा से बात करनी थी। चंदा की अम्मा है? पीछे ही पड़ी है। गौरी, जा चंदा को ले आ जा। जी फोन चालू रखना, चंदा आ रही है। वो बच्चे मोहन और कजरी के नहीं हैं। नहीं, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। पहले उन बच्चों का विश्वास जीतो, उन्हें रोज आने दो, धीरे धीरे उन्हें जानने की कोशिश करो। पर हम अभी कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकते? तब तक नहीं जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि वो बच्चे कौन हैं, कहां से आए हैं, और वो जो कुछ कर रहे हैं वो उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ये एक माफिया है रवि, ये अकेले नहीं चलाया जाता, बहुत सारे लोगों की मुट्ठियां इसमें गर्म की जाती। हमें धीरे धीरे कदम उठाने में और सही मौके पर सही एक्शन लेना। एजुकेशन के माध्यम से एनजीओ इस कोशिश में था कि बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला पाए, और इसी के जरिए वो उन बच्चों को समझने, उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे जो कि बेगिंग माफिया की गिरफ्त में थे। पहले उन्हें बच्चों का विश्वास जीतना था, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी थी, और फिर उन्हें बचाने का तरीका डिसाइड करना था। C for इनके पढ़ाई के चक्कर में हम बैठ के पकते हैं। चल थोड़ा घूम के आते हैं। नहीं, याद है ना दुर्गा दीदी ने क्या कहा था? हाँ याद है। हाँ, फिर? लेकिन मुझे लगता है हम जा सकते हैं, जा सकते हैं। वैसे भी ये लोग हर रोज वही ए बी। चल चलते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। चलना, थोड़ा घूम के आते हैं। ठीक है, लेकिन पूछ के जाते हैं। पूछते हैं मैडम, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक हम थोड़ा जाके आते हैं। जी ज़रूर, आपके लौटने तक बच्चे हमारे पास ही रहेंगे। हम लोग 1 घंटे में आ जाएंगे।
दिन गुजरते गए, मोहन और कजरी को अब एनजीओ के लोगों पर भरोसा होने लगा था। वो बच्चों को छोड़कर टहलने निकल जाते थे। यही वक्त होता था जब काजल और नमिता बच्चों से बात कर सकते थे। बच्चों, आज हम क्लास को 2 ग्रुप्स में बांटेंगे ताकि हम अलग अलग बातें सीख सके। ओके? तो पिंटू, दीपू, आकाश, चंदा और सानिया, अमन और तौसिफ मेरे साथ आओ। चलो जल्दी। तो बच्चों, मुझे बताओ कि यहाँ आकर सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर आने से पहले और यहाँ से जाने के बाद मंदिर के सामने खड़े रह के भीख क्यों मांगते हो? बताओ ना, डरो मत। क्या तुम लोगों को ये काम करना अच्छा लगता है? देखो बेटा, हम लोगों को पता है, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। हम जानते हैं कि ये सब जो भी तुम कर रहे हो अपनी मन मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि तुमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। हमें तो ये भी लगता है कि कजरी और मोहन तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं बताना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात समझो, अगर तुम लोगों में से किसी को भी कुछ भी कहना हो तो मुझसे या काजल दी से बात कर सकते हैं, ठीक है? अब चले? चलो। सिर्फ ये एक लड़की है जो अपनी माँ को जानती है। चंदा की अक्सर माँ से बात होती रहती है। तो क्या उसकी माँ ने सब कुछ जानते हुए भी चंदा को यहाँ भेजा है? पता नहीं, बच्चे इतनी डरी हुई है कि कुछ बोलती ही नहीं। वो थोड़ा लंगड़ा कर भी चलती है। मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। उसका पैर बचपन से ऐसा नहीं था। उससे बात करते रहो, हो सकता है वो सच बता दे। हाँ बोलो पिंटू। दीदी, चंदा झूठ बोल रही है। उसका पैर बचपन से ऐसा नहीं है। तो फिर? नहीं दीदी, मेरा पैर बचपन से ही ऐसा है। नहीं दीदी, इसने पूरी भाजी खाई थी ना, उसके वजह से इसका पैर ऐसा हुआ है। पूरी भाजी खाने से इसका पैर ऐसे हो गया? नहीं दीदी, मेरा पैर ऐसा ही है। पिंटू, सच सच बताओ, पूरी भाजी का क्या चक्कर है? दुर्गा दीदी, हाँ, चंदा के पैर की हालत एकदम खराब हो गई है। अच्छा, लोग देखेंगे तो तरस खाएंगे। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन किसी डॉक्टर को दिखाते तो अच्छा होता। पैर एकदम नीला पड़ गया है। तू एक काम कर, उसको कुमार साहब के पास लेके जा, उनको पता है क्या करना है। हाँ जा। उसके पैर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फ्रैक्चर लगता है, खून भी जम गया है और सूजन भी है। बहुत ज़्यादा मारा है क्या? ये बच्चे प्यार की बोली समझते किधर है डॉक्टर साहब? बताओ क्या करना है? प्लास्टर लगाना है? कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे ठीक होने के लिए। उसको कोई दर्द कम करने की गोली दे दो डॉक्टर साहब। दुर्गा दीदी ने ज़्यादा खर्चा करने को मना किया है। ठीक है, कुछ गोलियां लिख देता हूँ दर्द कम करने के लिए, सुबह शाम दे दीजिएगा। दीदी मैं तो कहता हूँ अभी के लिए एक ही गोली दे देते हैं, बाद में देखेंगे। और वैसे भी जितना ज़्यादा दर्द होगा उतना ज़्यादा दया करेंगे लोग, अच्छे पैसे कमाएगी। एक गोली दे के मोहन के साथ भेज दे उसे। ले। ठीक है।
चंदा, तुम्हारी माँ कहाँ है? देखो बेटा, अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे ना तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। डरो मत। वो लड़की डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रही है। मुझे लगता है अभी हमें चांस लेकर एक्शन ले लेना चाहिए। उसे किसी सेफ जगह पे ले जाना होगा, तभी वो कुछ बोल पाएगी। लेकिन उससे पहले उससे एक बार और बात करके देख लो। बस हमें ये पता चल जाए कि उसकी माँ कहाँ रहती है। बच्चों, सच सच बताओ, क्या तुम लोगों को अपने अपने घर वापस नहीं जाना है? हमको नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है। तो याद करने की कोशिश करो, शायद कुछ याद आ जाए। चंदा, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? कहाँ से फोन करती है वो तुम्हें? बेटा, अगर तुम हमारी मदद करोगे ना तभी हम पुलिस को बुला पाएंगे। अगर तुम ऐसे डरोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चों, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग डरे हुए हो, लेकिन जब तक तुम सब कुछ नहीं बताओगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। दीदी, पुलिस को बोल के कुछ फायदा नहीं। वो लोग भी दुर्गा दीदी से मिले हुए हैं। वो हमको पकड़कर फिर से दुर्गा दीदी के पास छोड़ेंगे और वैसे ही मारेंगे जैसे चंदा को मारा था। दीदी, हमको यहाँ आना अच्छा लगता है, फिर ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह हार नहीं मान सकते। तुम लोग इस तरह हार नहीं मान सकते। देखो, हम कुछ भी करके तुम सबको यहाँ से बचा लेंगे। बस भरोसा रखो, विश्वास रखो हम पर, ठीक है? बच्चे कुछ ज्यादा बोल ही नहीं रहे। सब लोग बहुत ही डरे हुए हैं। इनमें से एक लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है कि उसका एक पाँव खराब हो चुका है। अब वो लंगड़ा कर चलती है। वो भी इन लोगों के डर से कुछ नहीं कह पा रही। पहले बच्चों को किसी सेफ जगह ले जाना होगा सर, तभी वो कुछ बोल पाएंगे। उनका ये भी कहना है सर कि पुलिस उस औरत से मिली हुई है, दुर्गा, जो इस पूरे रैकेट को चलाती है। हाँ, लेकिन इस रेड में हमें पुलिस की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। That's why we need to be careful, सर। रेड कहाँ करवानी है और रेड करने का असली मकसद क्या है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हेलो, मुकेश छाबड़ा बोल रहा हूँ, चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ जी मुकेश जी, बोलिए। विक्रम जी, मुझे एक बच्चे को जो बंधुआ मजदूर है उसे बचाना है। किस एरिया से? आप ही के एरिया से है, तभी तो आपको फोन लगाया है। हाँ, तो पता बता दीजिए, हो जाएगा। हम चाहते हैं आप इसमें सिर्फ हमारी मदद करें। दरअसल इस रेड को हम खुद सुपरवाइज करना चाहते हैं। मुकेश जी, आपको हम पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आपकी सिर्फ मदद चाहते हैं। ये रेड हम कल ही करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। मेरा सजेशन ये है कि पहले हमें मंदिर के पास से उन बच्चों को बचा लेना चाहिए, उसके बाद उस जगह पर रेड करनी चाहिए जहां पर इन्हें रखा गया है। आई थिंक ये ठीक रहेगा सर। वैसे भी वो जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके में, अगर टीम पहले वहां पहुंची तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। राइट। आप लोग उन बच्चों से मिले तो इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। ओके सर। एक टीम तैयार कर लो 2-4 लोगों की, कल रेड डालनी है। किसी बच्चे को बंधुआ मजदूरी से बचाना। ओके सर। सर, सिर्फ एक ही बच्चा है? आप सीसी के चीफ ने तो यही बताया। ओके सर। मोहन, गजरी, आना।
तुम दोनों अभी भी उन बच्चों को उन एनजीओ वालों के स्कूल लेके जा रहे हो क्या? हाँ दीदी, हर रोज लेके जाते हैं। तुम दोनों नजर रख रहे हो ना उन पे? हाँ दीदी, हम हिलते नहीं वहाँ से। वो बच्चे उन एनजीओ वालों के सामने अपना मुंह नहीं खोल रहे, इसका ध्यान तो रख रहे हो ना तुम दोनों? हाँ दीदी, उनको ही देखते रहते हैं। कुछ हुआ है क्या दीदी? कुछ नहीं, ऐसे पूछ रही थी। चलो बच्चा उधर जाओ। हाँ रवि, देखिए अब तो बता दीजिए कि रेड आखिर हमें करनी कहाँ है। सर ये केस बहुत सेंसिटिव है, अभी कुछ नहीं बता सकते। पर रेड डालने के लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कितने आदमी की टीम लगेगी। करीब 10-15 लोग तो लगेंगे। 10 से 15 लोग सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए? हम अब चल सकते हैं। चलिए सर जल्दी कीजिए। देखिए इतनी जल्दी इतनी बड़ी टीम को बुला पाना मुश्किल होगा, मुझे एक ऑफिशियल ऑर्डर भेजना पड़ेगा। तो अभी जितने लोग हैं उनके साथ चलते हैं, तब तक आप अपनी एडिशनल टीम को रेडी रहने के लिए कहिए। चलिए सर, वी डोंट हैव टाइम। क्या? जी हाँ, जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। 7 बच्चे हैं और 2 लोगों को उन पर नजर रखने के लिए भेजा जाता है। लेकिन आपने कहा था सिर्फ एक बच्चे की जान बचानी है। देखिए ये बहुत सेंसिटिव केस है, सब कुछ तो नहीं बता सकते थे हम लोग। पर हमें जाना कहाँ है? मोहन, पुलिस वाले भाग। आशीष पकड़ लो, चलो जल्दी चलो। चलो पिंटो, भागो। डरो मत, डरो मत। इंस्पेक्टर, एक और जगह रेड करनी है। अब और कहीं रेड नहीं होगी जब तक आप हमें ये नहीं बताते कि रेड कहाँ और क्यों मारनी है। देखिए हमारे पास बहस करने का टाइम नहीं है। क्या आपकी दूसरी टीम रेडी है? हमें इन बच्चों को पुलिस स्टेशन भेजना है और फिर आगे निकल जाना है। नमिता, काजल, तुम बच्चों को लेकर जाओ और मुकेश जी को इन्फॉर्म करो। मैं और रवि आगे जाके उनके डेन पर रेड करवा दें। ओके? चलो रवि, फास्ट। चलिए इंस्पेक्टर। दूसरी टीम तैयार है, पर उसे भेजूं कहाँ? अब तो आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी। गुलमोहर चौक, नयन मेंशन। इंस्पेक्टर, देखिए आप रवि के साथ एक और टीम सिग्नल भेजिए। वहां भी बच्चों की एक टोली जैसे बचाना है। आपको क्या ये सब इतना आसान लगता है? आपको पता है ना मेरे पास एक लिमिटेड टीम, और ऊपर से आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि रेड कब और कहां डालनी, और ऊपर से एक साथ इतनी सारी लोकेशन पे। बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास, मासूम बच्चों का सवाल है। आप एक और टीम भेजिए प्लीज। एक काम करो, तुम इनके साथ जाओ और देखो एक और टीम की व्यवस्था करो। दीदी, पुलिस की रेड पड़ी है। तू मोहन और नथु को जल्दी से फोन कर, और तू कचरू के साथ पीछे के रास्ते से भाग जा। जा। ठीक है दी। कैसे आना हुआ विक्रम जी? अरे आप ऊपर जाओ, एक औरत है जिसका नाम है गौरी और एक आदमी है कचरू। सब यही मिलेंगे, हर कमरा ढूंढो। आ जाओ। ओ भाई, अरे क्या तमाशा ये? तमाशा नहीं है मैडम, पुलिस की रेड पड़ी है। बच्चों से भीख मंगवाने का जो रैकेट तुम चलाती हो उसी के लिए रेड है ये। पुलिस की रेड? हाँ। क्या विक्रम जी, पिछले हफ्ते ही तो आपको पैसा भिजवाया था ना, और आज आप इनके साथ आकर रेड डालने लगे। ओ भाई, आप क्या वो एनजीओ वाले हो क्या? हाँ एनजीओ वाले हैं, और तुम बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाती हो ये हमें पता है। अरे क्या विक्रम जी, आपके होते हुए क्या बवाल है ये? देख दुर्गा, पुलिस के काम में दखल मत दे वरना मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी साहब? आपको टाइम पर हफ्ता भिजवाती हूँ ना मैं, फिर क्या मुश्किल हो जाएगी?
हेलो दीदी हम लोग थाने में है दीदी, पुलिस ने छापा मार दिया मंदिर के बाहर। ठीक है, तुम लोग उधर ही रुको, मैं करती हूँ कुछ। ये वो एनजीओ वालों का ही काम है ना जो स्कूल चलाते? जी दीदी, उनका ही काम है। मैं करती हूँ कुछ। साहब अंदर तो कोई भी नहीं मिला। काम करो, उधर देखो। अरे कोई नहीं मिलेगा। क्या साहब, आपने कजरी, मोहन और मेरे बच्चों को अंदर करवा दिया? दुर्गा, बेहतर होगा अगर तुम भी हमारे साथ चलो। क्यों? मैं क्यों चलूं? आपको टाइम पे हफ्ता भेजती हूँ ना मैं, फिर मैं क्यों चलूं? इंस्पेक्टर, आपको इसे अभी अरेस्ट करना पड़ेगा। मैं कंप्लेनेंट हूँ। देख दुर्गा, अभी नौटंकी मत कर, चुपचाप हमारे साथ चल। प्लीज अभी कोई तमाशा मत कर। इसको गाड़ी में उठाओ, आइए। जुवेनाइल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ इतने सारे कानून होने के बावजूद भी दुर्गा जैसे लोग अपना गैर कानूनी काम कैसे कर पाते हैं? क्या ये कानून कमजोर है, या फिर वो लोग जिन्हें इन कानूनों पर अमल करने के लिए रखा गया है वो लोग ही अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं? या फिर ऐसा है कि उनके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स कोई मायने नहीं रखती है? हेलो सर, यहाँ कोई बच्चे नहीं मिले। ठीक है, तो तुम लोग वापस आ जाओ। ओके सर, मुझे वापस जाना होगा। सर वो लोग हमेशा यहीं भीख मांगते हैं, किसी ने अलर्ट कर दिया होगा उन्हें। अगर किसी ने अलर्ट किया होगा तो वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, हम फिर के भी आते हैं। इन बच्चों के माता पिता को ढूंढना क्या ये आसान होगा? ये सभी गरीब घर के बच्चे थे, न जाने इनका परिवार कहां था, और इन बच्चों को ना तो अपना परिवार याद था और ना ही अपना गांव। और क्या सच में दुर्गा के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया गया? अच्छा हुआ दीदी, आपको जमानत मिल गई। अब तो आप पुलिस को संभाल लोगे, पर वो बच्चे अभी भी सीसीओ वालों के पास में ही हैं। अभी तो मैं बाहर निकली हूँ ना कचरू, तू चिंता मत कर, वो मैं देख लूंगी सब। तब तक तू दूसरी टोली संभाल। उन बच्चों को कैसे वापस लाना है ना, इसका इंतजाम करती हूँ मैं। दीपू, कैसे रहे मेरे बच्चे तू? ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? साहब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुर्गा ऐसे करेगी। 5 साल पहले वो दुर्गा आई थी और दीपू को अपने साथ लेके गई। बोला था कि इसे किसी बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी। देखिए ना साहब, क्या हालत कर दी हमारे बच्चे। हाँ साहब। देखिए, बच्चा सौंपने से पहले हमें कुछ कागजात तैयार करने होंगे। आप तब तक वेट कीजिए। दीपू को उसके माँ बाप मिल गए। क्या तेरे को पता है तेरे माँ बाप? मुझे तो ये भी याद नहीं कि वो दिखते कैसे थे। सब फर्जी है। मैंने राजस्थान के उस गांव में चेक किया है, वहाँ रजनी और मुझे नाम का कोई नहीं है। और हमने दीपू को उन दोनों को ये समझ के सौंप दिया कि वो उसके असली माँ बाप हैं। हो सकता है कि दुर्गा के ही आदमियों ने फर्जी माँ बाप खड़े किए हों। वैसे भी वो जमानत पर बाहर है। वो पूरी कोशिश कर रही होंगी कि बच्चे उसके पास वापस लौट जाए। अमित, सीसीओ अच्छा काम कर रही है, पर हमें बच्चों को किसी को भी सौंपने से पहले सावधानी बरतनी होगी। वी मस्ट इंश्योर कि बच्चे अपने सही माँ बाप के पास ही भेजे जाए। उनके रिहैबिलिटेशन का इंतजाम करवाना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे फर्जी लोगों के हाथों भेज दिया तो वो लोग भीख मांगने की जगह बदल देंगे और वही बच्चे फिर से भीख मांगते हुए नजर आएंगे, वो भी इससे भी बदतर हालत। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ और तुम अपनी जगह सही भी हो, लेकिन घबराओ नहीं। बच्चों को सौंपने की कार्यवाही में हम भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। मुकेश जी, मैं समझ सकता हूँ
और मुझे आपके काम पर पूरा भरोसा है, पर मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे फिर से किसी गलत हाथ में सौंपे जाए, जो कि अक्सर ऐसे केसेस में होता है। तो उसके लिए तुम क्या सजेस्ट करते हो? मैं और मेरी टीम इस सब में आपकी मदद करना चाहते हैं सर। कैसे? हम इन बच्चों के असली माँ बाप का पता लगाने में और इस बात की जांच करने में आपकी मदद करेंगे, ताकि पूरी चेकिंग के बाद ही ये बच्चे उनके माँ बाप को सौंपे जाए। ठीक है, थैंक यू सर। दीदी, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब वो लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए थे तब तुम्हारे माँ बाप क्या काम करते थे? कुछ तो याद होगा पिंटू। हम लोग रास्ते पे कठपुतलियों का खेल दिखाते थे। मैं और मेरी बहनें नाचती थी। हम लोग सड़क पे मिट्टी के बर्तन बेचते थे। वेरी गुड पिंटू, वेरी गुड। जगह कौन सी थी? नाम याद है गांव का? उसके आसपास कोई बड़ा सा शहर था, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, कुछ तो। दीदी इतना तो याद नहीं है, लेकिन हम लोग अलग अलग जगह जाते रहते थे। रात को कहीं खाली जगह देखते थे तो वहीं रहते थे। तो कहाँ से शुरुआत करें? हर उस जगह से जहां हम किसी को जानते हैं। हर उस आदमी की हम मदद लेंगे जिसे हम जानते हैं। उन बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत याद है। वो गांव जहां वो आखिरी बार उनके माँ बाप के साथ रहे थे, वहीं से शुरुआत करते हैं और पता करते हैं कि उनके माँ बाप कौन हैं और कहाँ हैं। हाँ, वैसे भी एक बात हमारे लिए आसान है, सभी बच्चे राजस्थान से ही हैं। कल मैंने उन लोगों को देखा था, यहीं हाईवे के पास एक मैदान में कठपुतली का खेल दिखा रहे थे। क्या उनके साथ दो बच्चियां भी थी? करीब 8 या 9 साल की। हाँ थी ना साहब, वो भी नाच रही थी। कितनी दूर गए होंगे वो लोग? ये तो पता नहीं साहब, पर सुबह उन लोगों ने चाय यहीं पी थी। अब उन लोगों को क्या है साहब, जहाँ खुला मैदान मिल जाए वहीं बसेरा कर लेते हैं अपना। ठीक है, ये लीजिए। हाँ नमिता, कुछ पता चला? हाँ अमित, 2 बच्चे हैं, ध्रुव और रितेश। लगता है इनके परिवार का पता चल गया है। 95% तो वही है, लेकिन कंफर्मेशन कल मिल जाएगी। और काजल को कोई मिला? हाँ, पिंटू के परिवार का पता चल गया है उसे, यहीं बरमेर के आसपास ही है। ग्रेट, लगता है हमें भी चंदा के माँ बाप का पता चल गया है और हम लोग कंफर्मेशन के लिए उनके पास ही जा रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। गुड न्यूज़ अमित, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
चलो आसपास ही देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे तो मिल ही जाएंगे। चलो लेट्स गो। सर वो देखो, लगता है किसी का कैंप है वहां पे। चलो चल कर देखते हैं। क्या आप लोग कठपुतलियों का खेल दिखाते हो? जी साहब। क्या ये आपके बच्चे हैं? हाँ साहब। क्या हुआ? क्या इनके अलावा और भी कोई बच्चा है? हाँ साहब, एक बेटी है, वो इन दोनों से बड़ी है। वो कहाँ है? जी वो कलकत्ता में है, पढ़ रही है। वो कलकत्ता कैसे गई? कहाँ बात है, कौन है आप? क्या आपकी बेटी का नाम चंदा है? हाँ, पर आपको कैसे पता? क्या उसे दुर्गा नाम की कोई औरत लेकर गई थी? हाँ, पर आप बताते क्यों? क्या हुआ है? बहुत कोशिशों के बाद अमित और उनकी टीम चंदा और उसके सभी दोस्तों के माता पिता को ढूंढने में कामयाब हुई। सभी बच्चों के माता पिता को बहुत बड़ा धक्का लगा जब उन्हें यह पता चला कि उनके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि सड़कों पर भीख मांग रहे थे। आइए, अंदर आइए। ये चंदा के पेरेंट्स हैं। देखिए, आपको चंदा को सौंपने से पहले हमें आपकी पूरी जानकारी चाहिए होगी। हम बहुत गरीब हैं मैडम जी। वो दुर्गा हमारे पास आई थी, उसने कहा था कि वो गरीब बच्चों के वास्ते स्कूल चलावे हैं और वो चंदा को अपने साथ ले जाकर पढ़ा लिखाकर हमारे पास भेजेगी। मैडम जी, मैं एक बार उस दुर्गा से मिलना चाहूँ, मैं उससे पूछना चाहूँ कि उसने हमारी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, उसने हमारे को धोखा क्यों दिया, उसने हमारी बच्ची से ऐसा काम क्यों करवाया। वो भी तो एक औरत जात है ना, क्या उसको बिल्कुल भी दया नहीं आई? क्या उसके सीने में दिल नहीं है? नहीं है। ऐसे लोगों को कभी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। क्या फायदा उससे मिलकर? वो अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। ऐसे लोग अपने काम में बहुत माहिर होते हैं, बच्चों से भीख मंगवाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। आप चंदा को लेकर वापस लौट जाइए। चंदा की मदद करने के लिए हम वो सब करेंगे जो हम कर सकते हैं, ताकि इसे एक नई जिंदगी मिल सके और इसके मन पर लगे घाव मिट सके। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में चंदा का दाखिला करवा दिया गया था और धीरे धीरे वो अपनी नई जिंदगी में ढलने लगी थी।
धीरे धीरे वो अपने पुराने गम और तकलीफों से बाहर आने लगी थी। इसी तरह ज्यादातर बच्चे अपने अपने माँ बाप और परिवार के साथ जीने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद बचाए गए बच्चों में से एक बच्चा फिर से भीख मांगता हुआ पाया गया। जैसा कि शक था कि जो माँ बाप बनकर उसे लेने आए थे वो दुर्गा के ही आदमी थे। दुर्गा ने अपना काम बिना किसी डर के फिर से शुरू कर दिया। अमित और उसके एनजीओ की पूरी टीम तमाम मुश्किलों के बावजूद भी बच्चों को बचाने का अपना काम अब भी जारी रखे हुए है। चाहे वो जबरन बाल मजदूरी में फंसे बच्चे हों या भीख मांगने के रैकेट में फंसे बच्चे, उनकी कोशिश जारी है कि ऐसे बच्चों को नई जिंदगी मिले। शायद दर्शकों को यह देखकर धक्का लगे कि कोई बच्चों के साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, लेकिन सच तो यह है कि ऐसे लोग हमारे आसपास ही हैं और उन्हें ना तो अपने किए पर कोई पछतावा है और ना ही बच्चों को लेकर जरा सी भी संवेदनशीलता। बात सिर्फ बेगिंग माफिया तक ही सीमित नहीं है। कई पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी बच्चों को काम पर रखकर उनके साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव होता आया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूरी, गुलामी, ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है और ये आज 21वीं सदी में भी मौजूद है। इसके खिलाफ सख्त कानून क्यों नहीं है? क्यों पुलिस और प्रशासन इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करती? और जो ऐसी कार्रवाई में लापरवाही बरतते हैं उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? 2 साल पहले ही बेबी फलक की दुखद घटना सामने आई थी तो पूरा देश रो पड़ा था। उसके कुछ ही दिनों बाद बेबी आफरीन का केस सामने आया, वो भी उतना ही दुखद और चौंका देने वाला था। फिर एक बच्चा मध्य प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में, फिर एक दिल्ली में। ऐसे हर केस ने हमें प्रभावित किया, आंदोलित किया, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस का कोई अंत नहीं है। निर्भया केस के बाद अपॉइंट की गई जस्टिस वर्मा कमीशन ने रेप लॉज पर सख्त कानून बनाने की सिफारिश की। साथ ही ये भी सिफारिश की कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों से संबंधित जुर्मों के खिलाफ भी सख्त कानून बनाए जाएं। और कितने बच्चे ऐसे ही अपनी जिंदगी गंवाएंगे और कितने बच्चे ऐसे ही अपने सपनों को अपाहिज होता देखेंगे? और ऐसे कितने केसेस होने बाकी हैं कि जिसके बाद प्रशासन इस माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, कहने को तो हम सब कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर क्या अपने भगवान के साथ हम ऐसा बर्ताव करते हैं? सोचिएगा जरूर। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।